नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ। तो पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को नई जिम्मेदारी दी गई है। AICC ने मीनाक्षी नटराजन को नई जिम्मेदारी दी है। बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन उन्हें बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सांसद है मीनाक्षी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। AICC ने मीनाक्षी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी बनाई गई हैं। नवीन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो नवीन, बड़ी जिम्मेदारी मीनाक्षी नटराजन को दी गई है, क्या भूमिका उनकी रहने वाली है? देखिए, मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की पूर्व सांसद हैं। 2009 में वो सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। फैसला AICC ने लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर अध्यक्ष उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी की हालत दिल्ली में बेहद नाजुक है और इसी कोशिश में कांग्रेस कमेटी है कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश में रहे, लिहाजा अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को पार्टी मौका दे। इसलिए मीनाक्षी नटराजन को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की बेहद करीबी रही हैं। NSY की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2009 में मंदसौर से वो सांसद रह चुकी हैं और पंचायती राज संगठन को देश भर में मजबूत करने की जिम्मेदारी पिछले लंबे अरसे से वो संभाल भी रही हैं। और राहुल गांधी की सबसे खास बात कि राहुल गांधी की टीम की मेंबर हैं और बड़ी करीबी हैं। राहुल गांधी बहुत मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली बड़ा चैलेंज के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की हार हो रही है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, राजस्थान में हारी, उसके बाद हाल में महाराष्ट्र में चुनाव हारी है। तो कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए चाहती है कि दिल्ली में बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया जाए, पार्टी के कैंडिडेट अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। इस लिहाज से मीनाक्षी नटराजन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी नटराजन से पार्टी उम्मीद कर रही है कि जितने भी दावेदार हैं सबकी स्क्रीनिंग करे और बेहतर जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिनकी विनेबिलिटी तगड़ी है, उनके नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को फॉरवर्ड करें। तो जो भी दिल्ली कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे वो उनका इंटरव्यू, उनकी स्क्रूटनी, उनकी स्क्रीनिंग मीनाक्षी नटराजन करेंगी। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की टीम की हैं, बहुत उनकी करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी गांधी फैमिली उन पर विश्वास करती है और बड़ा टास्क दिया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको चेयरपर्सन स्क्रीनिंग कमेटी का बनाया है। बिल्कुल, तो बड़ा टास्क मीनाक्षी नटराजन के लिए रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से बिलासपुर तक ट्रेन में यात्रा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद CM साय की ये पहली रेल यात्रा है। उनके साथ विधायक भैयालाल राजवाड़ी, अनुज शर्मा और खुशवंत साहिब भी मौजूद थे। रेल यात्रा के दौरान CM साय ने यात्रियों से बातचीत की। एक बुजुर्ग यात्री ने CM को श्रीमद् भागवत गीता भी भेंट की है। 4 वर्षीय समायरा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने ऑटोग्राफ दिया। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके इस रेल यात्रा को लेकर ट्रेन में बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादें साझा की, साथ ही रेलवे में हो रहे बदलाव, डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास, ट्रेनों के लेट लतीफी और रद्द होने पर विपक्ष के जुबानी हमले को लेकर भी बात की। मैं इस वक्त रेल में यात्रा कर रहा हूँ। रेल में यात्रा हर किसी के लिए एक अनुभव, सुखद अनुभव रहता है और मेरे साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस वक्त हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आमतौर पर ट्रेन में पहले जरूर सफर करते थे, लेकिन लंबे समय बाद वापस वो ट्रेन में सफर किए हैं और पूरी उनकी जो विधायक है उनके साथ के वो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, कुछ सबसे पहले तो अनुभव, आपसे पुराना जो अनुभव है ट्रेन के शुरुआती दिनों का कुछ बताएंगे। कल हमारे डिप्टी CM श्री अरुण साहु जी का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में आज बिलासपुर की धरती में जो हमारे प्रदेश के न्यायधानी है, कवि सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें श्री हरिओम पवार जी जैसे मूर्धन्य कवि कविता पाठ करेंगे। तो आज उनको भी सुनने का हम लोग को सौभाग्य मिलेगा और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद ये पहली हमारी रेल यात्रा है और बहुत आनंद से यात्रा कट रही है। यात्रा हमारी पुरानी यादें
ताज़ा कर रही है। जब हम विधायक सांसद हुआ करते थे तो अक्सर भोपाल और दिल्ली ट्रेन से ही आया जा करते थे। समय के हिसाब से बदलाव ज़रूरी होता है और डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है। विपक्ष ये बात कहता है कई बार कि ट्रेन की सुविधाएं नहीं है, ट्रेन लेट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास हो रहा है जिस वजह से चीज़ें हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है इसका फ़ायदा मिले, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनको समझना चाहिए ये विकास के लिए हो रहा है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ट्रेन लेट हो या रद्द हो, लेकिन अगर कहीं ट्रेन लेट हो रहा है, रद्द हो रहा है तो उसके पीछे भी जो लगातार ट्रैक बदलने का काम हो रहा है। 50 साल से वही ट्रैक चल रहे थे जिसके कारण दुर्घटना हो रही थी, तो ट्रैक बदला जा रहा है ताकि आगे दुर्घटना नहीं हो। तो इसमें अगर थोड़ी तकलीफ भी होती है तो उसको समझना चाहिए। गीत संगीत भी होता है, तो एक छत्तीसगढ़ी संगीत आप थोड़ा सा गुना देंगे? तोला मैं भेटे गाड़ी टेशन मावो, माया भूला गे तोर फेसन मावो, कटनी गोरे लाटूरी कोयला पानी वो, लगे रही थे तोर बर्बाद बानी ना, कैसे तोरे चेहरा मोर नजर माँ झूलत रही थे ना। खुशवंत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा अनुभव आपका भी कुछ बताएंगे? निश्चित ही बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विधायकों के साथ हैं। बहुत ऐसा लग नहीं रहा है किसी बड़े व्यक्ति के साथ, एक आम इंसान के साथ हम जा रहे हैं ऐसा लग, क्योंकि उनकी सरलता सहजता आज दिखाई दे रही है, तो वो बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हमने बातचीत की है, साथ में विधायक अनुज शर्मा है, खुशवंत साहब हैं और भी लोग उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। सबसे बात की और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए, साथ ही साथ एक विजन रखा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए काम कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। खबर बिलासपुर से। सीएम विष्णुदेव साय उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। अमरकंटक एक्सप्रेस से वो उसलापुर पहुंचे। थोड़ी देर में कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर के दौरे पर हैं और इससे पहले भी आपने उनकी ट्रेन जर्नी के बारे में देखा, जहां पर IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन उनसे खास तौर पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने जो यादें हैं वो भी साझा की और साथ ही अब आपको बता दें कि वो उसलापुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कवि सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। एक लाइन बस ट्रेन में आपने तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अब हार जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में समीक्षा शुरू हो गई है। इस चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट में भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। ब्राह्मण बाहुल्य वार्ड में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। कांग्रेस का कहना है कि हम अपने वोटर्स को बूथ तक नहीं ले जा पाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर वोट दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। जिन वोटर्स के बल पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी, उन्होंने भी आकाश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस के आकाश शर्मा अपने ही वार्ड सुंदरनगर में लीड नहीं ले पाए। सुंदरनगर वार्ड के 16 बूथ में से केवल अश्वनी नगर के बूथ में कांग्रेस को 1 वोट से लीड मिली। ब्राह्मण पारा, जहां 3000 ब्राह्मण वोटर हैं, वहां बीजेपी को 3017 वोटों की लीड मिली है। इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य वार्ड बैजनाथ पारा, संजय नगर, संतोषी नगर में भी भाजपा ने बढ़त हासिल की। महापौर एजाज ढेबर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड की बात करें तो यहाँ के 13 बूथ में से 7 में भाजपा को बढ़त मिली है। महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में लगभग 4000 ब्राह्मण वोटर हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को 3500 की लीड मिली। नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर की जनता ने कांग्रेस की भ्रम फैलाने वाली और बांटने वाली राजनीति को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात को कहता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनाव आता है, भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है और समस्या पैदा करके राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं। कांग्रेसियों ने तो अपने प्रत्याशी को उनके बूथ में ही जीतने नहीं दिया, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेसियों ने अपनी क्या भूमिका निभाई है वो अपनी आत्मा से सोचें। उपचुनाव में मिली करारी हार पर PCC चीफ दीपक बैज का कहना है
कि हम अपने वोटर्स को बूथ तक नहीं पहुंचा पाए। इन सब की समीक्षा जरूर की जाएगी। हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाई आकाश शर्मा के लिए और पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम किया। अब देखिए, समीक्षा करेंगे, कुछ चीज़ें तो वही समीक्षा करने की। जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से इस बार मुस्लिम वोटर्स फिसले हैं, वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंता का विषय है। रायपुर दक्षिण के नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि जनता ने शायद सरकार के 11 महीने के कार्यकाल और सबका साथ सबका विकास पर विश्वास जताया है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने महाराष्ट्र चुनाव और बुंदी उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस जीत को पार्टी की जनहितकारी नीतियों का नतीजा बताया। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार पर कहा कि विजयपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए हार के अंतर को कम किया। उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है, उससे साफ नजर आता है कि अगले विधानसभा चुनाव में कमल जरूर खिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर 2 में से 1 चुनाव हमने जीता है, लेकिन एक सीट जो परंपरागत हमारे पास नहीं थी, विजयपुर की सीट, पिछली बार हम 18,000 मतों से हारे थे, इस बार हम केवल 7,000 मतों से हारे हैं। और आगे हमारा संकल्प है कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के आधार पर उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। इधर इंदौर में मुहिम चलाकर लोगों को साइबर फ्रॉड से अवेयर रहने की हिदायत देने वाले एडिशनल DCP को ही हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई। संबंधित व्यक्ति ने फोन कर खुद को CBI अधिकारी बताया और उसके बाद अलग अलग तरह से धमकाने लगे। फिलहाल फोन नंबर के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो कॉल पर किस तरह से एडिशनल DCP धमकाने वाले व्यक्ति को नसीहत दे रहे हैं, ये आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस जी, ठीक है, मेरा वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। लाइन पे बने रहो जी। ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की घटना हो रही है, उसमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इसमें लगातार अवेयर किया भी जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल एडवाइजरीज और इसके अलावा फ्लायर्स भी और कई मतलब प्रेस नोट के माध्यम से लगातार उनको अवेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लाइव जो कंप्लेनेंट्स आते हैं उनके बारे में भी बताया जाकर, विक्टिम्स के बारे में बताया जाकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगातार इसके बारे में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। बीजेपी ने संविधान दिवस के 75वें साल होने पर साल भर स्मरणोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर 26 नवंबर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। इसे लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि स्कूल कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता होगी। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य गांवों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन होगा। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले और बदलने वाले लोग संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय इसको लेकर भ्रम फैलाया था, लेकिन जनता ने इस पर विश्वास नहीं किया। उनका शुरू से रहा है कि लोग संविधान को बदल देंगे तो ऐसा कर देंगे। देखिए, संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। जो लोग मानते नहीं हैं वो लोग इनकी बात करते हैं। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है और हम सब संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुरूप सरकार चलती है और काम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को ताक में रखकर काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया और संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। ये तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो वहीं दमोह के SP कार्यालय पहुंचकर मुंबई के एक युवक ने एक्ट्रेस चाहत पांडे और उनकी मां की शिकायत की है। युवक ने बताया कि उसे एक्ट्रेस और उसकी मां से जान का खतरा है। युवक का नाम फैजान अंसारी है। उन्होंने बताया कि वो पिछले दिनों सॉन्ग कंपोज करने के लिए मुंबई गया था। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने एक्ट्रेस चाहत को धोखेबाज बताया और उनकी हकीकत भी लोगों को बताई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस और उसकी मां ने जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कई और लोगों से भी धमकियां दिलवाई। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
चाहत पांडे कितनी बड़ी फेक और झूठी लड़की है, टीवी सीरियल की सबसे बड़ी झूठी लड़की है, मैंने वो बताया। तो वो बड़े बड़े चैनल्स ने, नेशनल चैनल ने उठा लिए, वो कैरी कर लिए। तो उसके बाद से मुझे दमों से धमकी आना शुरू हुई। और जो भावना पांडे, चाहत पांडे की माँ है, जो इसी शहर में दमों में रहती है, उसने मुझे बहुत धमकी दिलवाई है, जान से मारने की धमकी दिलवाई है। एसपी ऑफिस में आज सर मैंने कंप्लेंट करी है, जिसको मुझे बार बार धमकी आ रही थी। इधर सतना में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दूल्हे को उसकी ही शादी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, आरोपी दूल्हे का नाम शिवकांत रावत है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि उसने अपनी साली के साथ 5 साल तक शादी का झूठा वादा किया और उससे अवैध संबंध बनाया, लेकिन आरोपी ने परिवार की रजामंदी से एक का दूसरा रिश्ता तय कर लिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने मंदिर में उससे शादी भी की थी। दूसरी शादी की खबर लगते ही पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और जैसे ही बारात से लौटकर दूल्हा अपने घर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने रिश्ते में जो साली लगती थी उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया और अब शादी करने से इनकार करके दूसरी जगह शादी कर लिया है। हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर। वहीं शाजापुर के मक्सी में कालाभाटा रेलवे फाटक के पास एक किसान के खेत में नर्मदा पाइपलाइन फूट गई, जिससे खेत में पानी भर गया और 7 बीघा की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। खेत की मिट्टी भी बह गई है। ये खेत किसान कमल गुर्जर का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेतों में बहता हुआ पानी कालाभाटा क्षेत्र में भी पहुंच गया है। यहाँ सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। सूचना मिलने पर नर्मदा परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसान कमल गुर्जर ने बताया कि लाइन फूटने से पूरे खेत में पानी भर गया, लाखों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। गेहूं खोद के फेंक दिए, मिट्टी तक खोद दिए। गेहूं बोया था, आकलन तोल भी मानो 15 कुंटल बीघा के गेहूं के हिसाब से मान लो 100 कुंटल गेहूँ 3000 रुपये कुंटल बिक रहे हैं। देख लो आप, 1 लाख का नुकसान। उन्होंने ढंग से जॉइन नहीं किया, जोड़ा नहीं उन्होंने। बड़ी लाइन फूट सकती क्या? बड़ी लाइन वो तो मैं बच गया, नहीं तो मैं ही जाता उस गड्ढे में। एकदम फूटी वो तो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को शुरू हुए 9 दिन हो गए हैं, लेकिन बालोद जिले में अब तक राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन नहीं कराया है। जिले के राइस मिलर्स शासन के नई पॉलिसी से नाराज हैं। शासन की ओर से कस्टम मिलिंग के दर को 120 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल करने से राइस मिलर्स नाराज चल रहे हैं और मिलिंग के लिए असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। वहीं रायगढ़ में भी अब तक कस्टम मिलिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज राइस मिलर्स ने अब तक कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन नहीं कराया। बताया जा रहा है कि रायगढ़ जिले में राइस मिलों का तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान पेंडिंग है, जिसे लेकर राइस मिलर्स नाराज हैं। राइस मिलर्स सरकार से कस्टम मिलिंग की नई पॉलिसी में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सभी मांगे पूरी नहीं होने तक नया अनुबंध न करने की बात कर रहे हैं। बकाया राशि से जब जो बकाया राशि अभी यह स्थिति मिलर्स के पास कि बीजी बनाने के लिए पैसा नहीं है। वर्तमान स्थिति में कोई भी कार्य करना हो उसके लिए हमको पैसे की इतनी कमी है कि बैंक वाले तक हमको बोलते हैं कि भैया आपका ब्याज जमा नहीं हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति भुगतान न मिलने का यह स्थिति हो चुकी है। कई राइस मिलर के खाते हो सकता है एनपी हो जाए और बैंक वाले उसको रिन्यूअल करने में भी कतरा रहे हैं। वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई कि प्रति माह में कम से कम 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच में हर मिलर को ब्याज लग रहा है, जिसके चलते हुए हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण हम कार्य करने में असमर्थ हैं। हाँ, पंजीयन में विलम्ब है और धान खरीदी भी अभी बहुत धीमी चल रही है। नीतिगत विरोध है, उन बातों का शासन के साथ चर्चा चल रही है। सॉल्यूशन होने से हम आगे बढ़ेंगे। जो संवेदनशील समितियां हैं वहाँ पे तो धान आवक की संभावना रहती है। ऐसी जगह का चिन्हांकन करके 4 लोगों की टीम 3-3 पाले में ड्यूटी करेगी। इनका 13 जगह पे चेक पोस्ट लगा के कार्रवाई की गई है। इधर मनेंद्रगढ़ में हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। ये ड्रोन विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए विकसित की गई है। ओडिशा और अरुणाचल राज्य में कुछ जिलों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इस तकनीक का उपयोग शुरू किया जा सकता है। ड्रोन नेटवर्क की मदद से ब्लड सैंपल और आवश्यक दवाइयां उन इलाकों में समय पर पहुंचाई जा सकेंगी जहां सड़क कनेक्टिविटी या फिर ट्रैफिक की समस्याएं बाधा बनती हैं। हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क सिस्टम जो ग्रामीण भारत के लिए
एक उपहार सा होगा, इसका आज सफल परीक्षण हम लोगों ने मनेंद्रगढ़ इस ग्राउंड से प्रारंभ किया है। मनेंद्रगढ़ भी एक ट्राइबल एरिया है एंड एक माइनिंग एरिया भी है, तो जहाँ पर बेसिक सुविधा उपलब्ध होती नहीं है और जो क्षेत्र के लोग हैं उनको बड़े अस्पताल आना पड़ता है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ड्रोन संचालित हो जाएगा तो उनको उन्हीं के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर ही उनको सारे फैसिलिटी मिल जाएंगे, तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहुत आगे जाएगा। इधर भोपाल में हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विवेक सागर ने IBC 24 से खास बातचीत की। सागर ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनके जीवन का सबसे यादगार पल वो रहा जब एक रैली में उनके पिता ने बेटे की जीत की खुशी में जमकर ठुमके लगाए। इनसे खास बातचीत की है साक्षी त्रिपाठी ने। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसले हो तो फिर फासला क्या है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे साथ उस वक्त मौजूद है विवेक सागर जी, जिन्होंने न सिर्फ हमारे प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। सबसे पहला यही सवाल है कि एक छोटी सी जगह से, यानी कि कहें कि फर्श से लेके अर्श तक का जो सफ़र है, ये आपने कैसे तय किया कि आप जब नेशनल सेंसेशन बने, तो इसका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मेहनत सभी लोग करते हैं और एज ए स्पोर्ट पर्सन अप एंड डाउन्स लाइफ में मेरे भी आए हैं, लेकिन उनसे ओवरकम करना और जो अपने टारगेट्स उसको ना भूलना। मैंने हमेशा ही अपने जो पथ है उसको कठिन ही चुना है ताकि मैं जब सक्सेस पाऊँ तो अच्छी ही पाऊँ। तो यही टारगेट से मैंने अपने जो टारगेट बना के रखे थे और हमेशा ही अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है। बिल्कुल सर, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, आपकी जो शुरुआती दौर पर पसंद थी कहीं ना कहीं क्रिकेट की ओर आपका रुझान रहा है, लेकिन फिर अचानक से हॉकी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना, ये कहानी थोड़ा कैसे रही? यही कि आजकल इंडिया में पहले भी कि शुरुआती दौर में जब भी था, हम लोग सभी जितनी भी फैमिली है सभी के बच्चे लोग क्रिकेट ही शुरुआत करते हैं और मैंने भी वही किया। उसके बाद मैंने बैडमिंटन और चेस भी खेला, लेकिन उसके बाद से जब से मैंने हॉकी के टच किया उसके बाद से मेरा जो इंटरेस्ट था ज़्यादातर हॉकी में ही गया, क्योंकि उसमें जो कलात्मक हॉकी थी, स्किल्स थी, उसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन दिया और मैं तभी से 2011 से मैंने हॉकी की शुरुआत की। अभी हाल ही में आपको कई सारे सम्मान मिले हैं, कई सारी आपने नए आयाम रचे हैं, तो एक आपका सबसे खुशी का पल और एक ऐसा कि जब बिल्कुल हताश हो गए हों, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मेरा खुशी का पल एक तो जब मैं टोक्यो में मेडल जीता और पोडियम पे खड़ा हुआ। सेकेंडरी अभी जब मैं पापा के साथ एक रैली में था और पापा वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो बेहद ही खास बातचीत रही हमारी विवेक सागर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। इंदौर के लालबाग पैलेस मैदान में हिंदू आध्यात्मिक संगठन ने 25,000 कन्याओं का एक साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ और 1,000 कन्याओं का पूजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के अलग अलग क्षेत्र से बच्चियों को बुलाया गया था। कार्यक्रम में समाज सेवी के साथ साथ संत समाज और RSS के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले कार्यक्रम में संत समाज का स्वागत हुआ, उसके बाद 1,000 कन्याओं का पैर पूजन किया गया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक लालबाग मैदान पर सेवा मेला का आयोजन हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन कर रहा है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और वरिष्ठ समाज के भी लोग मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमने 25,000 ये जो कन्याएं अलग अलग विद्यालयों से आई हैं, सामाजिक संस्थानों से आई हैं, गरबा मंडलों से आई हैं, रहवासी संघों से आई हैं, पूरे इंदौर से आई हैं। बहुत प्रसन्नता हुई कि ये महिषासुर मर्दिनी का समवेत पाठ, क्योंकि जो शक्ति स्तोत्र में होती है वो अगर एक साथ बोली जाती है तो उसका एक अलौकिक वातावरण बनता है। वही वातावरण आज यहाँ निर्मित हुआ है। 1,000 कन्याओं का पाद पूजन कार्यक्रम हुआ। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक एक सेवा मेला आयोजित किया जाना है और उसी की प्री फेयर एक्टिविटी के रूप में यहाँ 21,000 कन्याओं द्वारा महिषासुर मर्दिनी का पाठ किया जाना है और उसके पूर्व 1,000 कन्याओं का पाद पूजन किया गया है। जिस प्रकार हमारा इंदौर स्वच्छ इंदौर है, उसी प्रकार संस्कारित इंदौर भी रहे, ये पूरा एक संदेश देने की कोशिश की गई है।
इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, युवक को सरेराह लाठी डंडे से पीटने का वीडियो सामने आया है। जान बचने शोरूम में युवक जा घुसा, लड़कों के झुंड ने शोरूम से बाहर निकालकर दोबारा युवक को पीटा है। रात लगभग 10 बजे की घटना बताई जा रही है। केनाल रोड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पास की घटना है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। संदीप, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है मामला, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, लगभग 10 बजे की बात है कि 10 से 12 लड़के हैं, उनके हाथ में डंडा, लाठी, बल्ली तक है और एक युवक को दौड़ाते हुए आप देखेंगे। नरेश ट्रेडिंग नाम का शोरूम है, उसके अंदर जाते हैं, युवक जमीन में गिर जाता है, वहां भी उसे मारते हैं और शायद शोरूम वाले उन्हें बाहर निकालते हैं, जिसके बाद बाहर भी वो उसे लेकर जाते हैं अपने साथ मारने के लिए। और आपको बता दें कि एक राहगीर ने ही वीडियो बनाकर तुरंत हमें दिया था, जिसके बाद हमने राजेंद्र नगर थाना पुलिस और पुलिस सिविल लाइन पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। तो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस अभी तस्दीक में लगी है कि आखिर ये कौन युवक है, किसे मार रहे थे और कहीं उसे उठाकर ले तो नहीं गए हैं, क्योंकि काफी बड़ा समूह है लड़कों का, 8 से 10 लड़के हैं, बल्ली डंडे से बेरहमी से उसे मार रहे थे। और जैसा कि आसपास के राहगीरों ने भी बताया कि बहुत बुरी तरह उसे मारा गया है। तो एक पहले तो ये चिंता की बात है कहीं उठाकर उसे ले तो नहीं गए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रायपुर में जिस तरह चाकूबाजी हो रही है और उठाकर लेके जाके कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी, मारपीट लगातार हो रही है, तो इससे चिंता की बात है। चूंकि पुलिस तक पहुंचे नहीं थे जो लोग हैं, क्योंकि अकेला युवक है, वो मार खा रहा था, तो पुलिस थाने में तो सूचना नहीं दे पाया होगा। तो हमने जैसे ही राहगीर ने हमें बताया तो हमने सबसे पहले दोनों थाना पुलिस को साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। तो जांच में लगी है राजेंद्र नगर थाना पुलिस। पहले तो युवकों को तलाशा जाएगा, पीड़ित को ढूंढा जाएगा। नरेश ट्रेडिंग कंपनी जो की दुकान भी बंद हो गई थी, तो पतासाजी की जा रही है कि कौन लोग थे, किसे मारा गया है। जी, यानी कि संदीप, फिलहाल जब युवक पकड़ में आएंगे या फिर पीड़ित सामने आता है तभी पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल सैटेलाइट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।